हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का, जिसका नाम है मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। इस टॉपिक से आपने देखा होगा मध्य प्रदेश एमपीपीएससी में काफी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और ये टॉपिक आप एमपीएसआई या एमपी पुलिस किसी भी एमपी का एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के नए टॉपिक को नई एनर्जी के साथ। हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। जैसे कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, हमारा ये जो टॉपिक है इसको हम लोग पढ़ने से पहले एक अपडेट देना चाहूंगा। हम लोग अभी एमपीजीके का बुक कंप्लीट कर रहे हैं, परीक्षा धाम का जो थ्योरी बुक है, जो लेटेस्ट वर्जन है, साथ ही एमसीक्यू भी कंप्लीट कर रहे हैं। दोनों सीरीज हमारे यूनिक इंस्टीट्यूट सनावत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर चल रही है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को, उन सीरीज को नहीं देखा है तो प्लीज सबसे पहले आप उनको देखिएगा और शुरुआत से हर चीज को कवर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहली बार अगर इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए ठीक है, तो मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन की बात करेंगे। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन क्या होता है? भौतिक विभाजन भाई, हम लोग फिजिकली रूप से किसी चीज को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सपोज ये मैंने आपके सामने एक बॉक्स बना दिया, राइट। अगर मेरे पास एक बॉक्स है या फिर एक ईंट का टुकड़ा ले लिया मैंने, या एक ईंट ले लिया, अगर मैंने इसके 4 पार्ट कर दिए तो मैंने कहा फिजिकली मैंने इसके 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। इसी टाइप से हमारे एमपी को प्राकृतिक रूप से कितने भागों में प्रकृति ने बांट रखा है और हमने उनके क्या क्या नाम दे रखे हैं, तो हम लोग भौतिक विभाजन में उनको जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश में पहला जो विभाजन देखने के लिए मिलता है, मध्य भारत का पठार। तो कितने मिलते हैं, सबसे पहले मैं उनकी संख्या बता दूं तो हमारे जो मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन की अगर बात करें तो 7 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 7 पार्ट में। तो पहला क्या है? मध्य भारत का पठार। दूसरा क्या है? बुंदेलखंड का पठार। तीसरा है मालवा का पठार। चौथा है रीवा पन्ना का पठार। पांचवा है नर्मदा घाटी और छठा है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सातवां है पूर्वी पठार, जिसको हम लोग बघेलखंड के नाम से भी जानते हैं। तो आपने देखा मध्य प्रदेश को प्राकृतिक रूप से, यानी उसके कितने भौतिक विभाजन हैं, तो 7 पार्ट में उनको विभाजित किया गया है। तो ये याद रखिएगा, नाम काफी महत्वपूर्ण है और आप लोगों से इनसे एग्जाम में बहुत प्रश्न बनते हैं। तो चलिए कैसे कैसे प्रश्न आते हैं हम लोग मैप के द्वारा समझेंगे, है ना, सिनोप्सिस नोट्स के द्वारा समझेंगे, ताकि आप इजी वे में सारी चीजों को कवर कर पाए। देखिएगा, मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है, मैंने कहा है कि भौतिक रूप से 7 प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्रों में एमपी को बांटा गया है। पहला तो मैंने आपको बता ही दिया है ना, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, रीवा पन्ना, नर्मदा घाटी, सतपुड़ा और पूर्वी पठार। अब इनको मैप में भी हम लोग समझ लेते हैं कि मैप में इनकी लोकेशन क्या है ना। चलिए ठीक है, जानते हैं हम लोग इनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर 1, मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो एरिया है मध्य भारत का पठार वाला क्षेत्र है, ठीक है। मध्य भारत का पठार वाला ये वाला क्षेत्र है, ये मैंने सर्कल कर दिया है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसके अलावा नंबर 2 पर क्या है? बुंदेलखंड का पठार। चलिए मैप में जान लेते हैं उसका लोकेशन। बुंदेलखंड का पठार कहां पर है? तो ये वाला जो हिस्सा है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, आप चाहे तो मैं डिफरेंट कलर से भी कर देता हूं। ये वाला जो हिस्सा है यहां पर लिखा हुआ है बुंदेलखंड का पठार। तो हमारा दूसरा जो पठार है बुंदेलखंड का पठार, इनकी लोकेशन देखना जरूरी है, क्योंकि जब आप लोगों से डीपली क्वेश्चन बनेंगे एमपीपीएससी या किसी भी वनडे एग्जाम में आप जाएंगे, तो वहां पर अगर आपको लोकेशन नहीं पता है तो आप लोगों के लिए प्रश्न का जवाब दे पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए, तो तीसरा पॉइंट है मालवा का पठार। तो कहां है मालवा का पठार? तो मालवा का ये जो पठार है, ये वाला क्षेत्र को कहा जाता है, जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसे क्या कहा जाता है? मालवा का पठार, ठीक है। चलिए ठीक है, नंबर 4 पर हम लोग बात करते हैं रीवा पन्ना के पठार। रीवा और पन्ना का पठार, ये वाला जो क्षेत्र है रीवा पन्ना का पठार कहा जाता है। इसको फिर भी मैं डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देता हूं, ये देखिएगा, रीवा पन्ना का पठार, ये वाला क्षेत्र, राइट, इसे कहा जाएगा रीवा पन्ना का पठार। अब पठार, आपके बार बार पठार शब्द आ रहा है, आपके दिमाग में क्या आ रहा है ना, मुझे कमेंट करके बताइए पठार का मतलब क्या होता है। चलिए, नर्मदा घाटी कहां पर है? नर्मदा सोन घाटी या नर्मदा घाटी, ये वाला क्षेत्र जो है कहा जाता है, ये देख पा रहे होंगे आप लोग, ये सकरा सा है ना, ये पूरब से पश्चिम की ओर फैला हुआ ये जो एरिया है ना, इसे कहा जाता है नर्मदा घाटी। 6ठे नंबर पर आता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा
प्रदेश या सतपुड़ा मैकाल श्रेणी किसे कहा जाता है? तो ये हमारा जो प्राकृतिक विभाग है इसका नाम सतपुड़ा पर्वत की उपस्थिति के कारण पड़ा है, और ये है जो निचला वाला हिस्सा है, इतना वाला हिस्सा, इसे कहा जाता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, है ना। अभी हम लोग डिटेल में एक एक को डिस्कस करेंगे, अभी आप लोकेशन समझ रहे कहां पर क्या है। और लास्ट वाला है पूर्वी पठार। पूर्वी पठार को हम लोग बघेलखंड का पठार भी कहते हैं, क्योंकि इसकी स्थिति मध्य प्रदेश के मैप में पूर्व दिशा की ओर है। कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा की ओर है। तो चलिए, ये आपने मैप में देखा कि मध्य प्रदेश के जो भौतिक संरचना है उसको कितने भागों में डिवाइड है, तो 7 भागों में। उनके नाम आप लोगों को याद होना चाहिए, उनकी लोकेशन याद होना चाहिए। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। हमारा जो अगला पॉइंट है हम लोग अब एक एक करके देखेंगे। तो ये आप लोगों को मैंने थ्योरी के फॉर्म में तो दे ही रखा, आप लोग इसमें देख लेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहां पर माइंड मैप और सिनोप्सिस के माध्यम से बता देता हूं। ये सारी जानकारी आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। चलिए ठीक है, मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी जानकारी बताने वाला हूं। चलिए तो शुरू करते हैं। मध्य भारत के पठार को डिटेल में जानना और कैसे कैसे आपके एमपीपीएससी प्री 2026 को टारगेट कर रहे हो या फिर आने वाले एमपी पुलिस या एसआई को टारगेट कर रहे हो, तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सा होने वाला है ये लेक्चर। यहां पर लिखा हुआ है स्थिति। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मध्य भारत का पठार की स्थिति क्या है। वैसे तो मैंने मैप में आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। यहां पर मध्य भारत का पठार ये वाला क्षेत्र है, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, राइट। मध्य भारत का जो पठार है ये वाला क्षेत्र है। अब यहां पर इसकी स्थिति की बात करें तो उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश की कौन सी दिशा में, तो ये उत्तर और पश्चिम के मध्य उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है मध्य प्रदेश के। और इसकी अक्षांशीय स्थिति और देशांतरी स्थिति आपको दे रखी 24 डिग्री से लगाकर, है ना। यहां पर 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 50 मिनट से लगाकर 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये स्थित है। दूसरा पॉइंट है क्षेत्रफल। आखिर एरिया कितना है इस हमारे मध्य भारत के पठार का, तो भैया इसका टोटल एरिया है 10.7%। ये काफी परीक्षाओं में पूछा गया, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि मध्य प्रदेश का जो मध्य भारत का पठार है उसका एरिया कितना है, तो एरिया हमारा हो जाएगा 10.7%। तीसरा पॉइंट है निर्माण। आखिर इसका निर्माण किस टाइप से हुआ है, तो ये विंध्य सेल समूह के अपर्दन व नदी निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ है। तो अभी हमने देखा मध्य भारत के पठार के बारे में। मध्य भारत के जो पठार के बारे में हमने प्रमुख बिंदु थे उसमें क्या क्या कवर किए, एक बार फटाफट करके हम लोग देख लेते हैं। उसमें हमने कवर किया सबसे पहले स्थिति को, स्थिति आखिर कहां पर है, उसके बाद क्षेत्रफल को 10.7% है। निर्माण आखिर कैसे हुआ मध्य भारत का पठार का, है ना। पठार क्या होता है, एक जमीन से समतल से उठा हुआ क्षेत्र, ठीक है। इस टाइप से ये वाला जो क्षेत्र है इसे पठार कहा जाता है, ठीक है। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा आखिर पठार किसे कहा जाता है, तो जमीन से उठा हुआ हिस्सा जिसमें एक तीक्ष्ण ढाल देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। यानी यहां पर आपको जो ढाल है बहुत तीखा नहीं मिलेगा, यानी कि तीव्र नहीं मिलेगा, उसे हम लोग पठार कहेंगे। तो आपने देखा निर्माण, क्षेत्रफल और स्थिति। अब इसके बाद हम लोग आगे के जो पॉइंट है उनको कवर करते हैं। अगला है हमारा पॉइंट 4th नंबर का, मध्य भारत के पठार में आखिर प्रमुख जिले कौन कौन से जिले मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आते हैं। भाई ये तो हमने पठारों की बात करी, लेकिन वर्तमान में तो वहां पर जिले बसे हुए ना। मध्य प्रदेश में अभी टोटल 55 जिले हैं और ये 55 जिलों में से कुछ जिले मध्य भारत के पठार के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी। ये जो जिले हैं मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे पांचवें पॉइंट यानी कि जलवायु की। आखिर यहां पर इस क्षेत्र में, इस प्राकृतिक विभाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो यहां की जलवायु है विषम। अब विषम का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको सरल भाषा में समझाया है। ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी यहां पर रहेगा और शीत ऋतु में अधिक ठंडी रहेगी। यानी विषम का मतलब होता है अलग अलग रहेगा, यानी गर्मी में बहुत गर्मी पड़ेगी तो ठंडी में बहुत ठंडी पड़ेगी। वर्षा की बात करें तो यहां पर 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यानी अल्प वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। यानी यहां पर वर्षा आपको कम देखने के लिए मिलती है। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश के 7 प्राकृतिक विभागों में अल्प वर्षा वाला क्षेत्र किसे माना जाता है। तो प्रश्न कहीं से कैसे बन सकता है, आपको हमेशा हर एक प्रश्न के लिए रेडी रहना है। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके आगे के फैक्ट को, मध्य भारत के पठार में और क्या महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो मिट्टी की बात करें तो यहां पर जलोढ़ और कछारी मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ और कछारी मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी आप जानते ही हैं, नदियों के द्वारा, बहाव के द्वारा जो इकट्ठा की जाती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है, काफी उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। तो जलोढ़ और कछारी मिट्टी है। वनस्पति
अब यहाँ पर पानी कम है तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर बहुत वन नहीं मिलेंगे, हरे भरे पेड़ नहीं मिलेंगे। यहाँ पर शुष्क कटीले पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिसमें खेर, बबूल और पलास ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। फसलों की बात करें तो सरसों, ज्वार, गेहूं और तिल ये फसलें प्रमुख मध्य भारत के पठार में पैदा होती है। तो मध्य भारत के पठार में आपने देखा मिट्टी, वनस्पति और फसलें यहां पर कैसी है। चलिए हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और मध्य भारत के पठार में अब हम देखेंगे कौन सी नदियों का प्रवाह है और यहां पर और क्या खास है। तो नदियों की बात करें तो मध्य प्रदेश में चंबल नदी, मध्य प्रदेश की जो दूसरी बड़ी नदी है चंबल, है ना, जिसका उद्गम आप जानते हैं महू के जाना पाओ की पहाड़ी से है। और सिंध, काली सिंध, पार्वती, क्वारी और सीप ये जो नदियां हैं मध्य भारत के पठार से इनका उद्गमन होता है। विशेष की बात करें तो सरसों की हांडी कहा जाता है भाई। अब सरसों की हांडी क्यों कहा जाता है? मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी क्यों कहा जाता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। सरसों की हांडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा सरसों की ज्यादा फसल का उत्पादन। ठीक है, बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है। बीहड़ मतलब आप जानते हो जब चंबल नदी में बाढ़ आती है तो यहां पर वो इतनी खतरनाक बाढ़ होती है, चंबल नदी के अंदर जो बाढ़ आती है वो इतनी खतरनाक होती है कि यहां पर गहरे गहरे गड्ढे या गर्त बन जाते हैं, जिन्हें बीहड़ का नाम दिया है। ठीक है, तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, मृदा अपरदन यहां पर बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है इसी के कारण, चंबल नदी के कारण। तो मध्य भारत के पठार में आपने देखा यहां पर 11 फैक्ट देखे, ये सारे के सारे फैक्ट आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम नजरिए से, तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम दूसरा पठार देखने जा रहे हैं। दूसरे पठार का नाम है हमारा क्या है? ठीक है, चलिए ठीक है, जान लेते हैं। हमारा दूसरा पठार है बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार? बुंदेलखंड का पठार। चलिए ठीक है, ये जो सारे फैक्ट है बुंदेलखंड के पठार से संबंधित मैं आप लोगों को बता देता हूं, वन बाय वन हम लोग समझ लेते हैं। चलिए ठीक है, देखिएगा सबसे पहला हमारा फैक्ट है बुंदेलखंड के पठार में स्थिति, है ना। स्थिति को समझेंगे हम लोग पहले पॉइंट में। तो यहां पर मैंने आप लोगों को मैप आगे के पेज में दे रखा है, आप देखेंगे मध्य भारत के पठार की जो स्थिति है। ठीक है, मध्य भारत के पूर्व में, पहली बात तो अब हम कंपैरिजन अगर करते हैं कि भाई मध्य भारत का पठार तो आपने पढ़ लिया, उसके सापेक्ष कहां पर है तो पूर्व दिशा में रीवा पन्ना के पठार के उत्तर में है। आप देखेंगे उत्तर और पश्चिम में। ठीक है, उत्तर पश्चिम में, एकदम उत्तर में नहीं है और ना एकदम पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में रीवा पन्ना के पठार की। इसकी अक्षांश स्थिति की बात करें तो 24 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 51 मिनट से 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य बुंदेलखंड का पठार की लोकेशन देखने के लिए मिलती है। अगला फैक्ट है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमारा जो बुंदेलखंड का पठार है 7.7% है। तीसरा पॉइंट है प्रमुख जिलों में दतिया, सागर, अशोकनगर, टिकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और पन्ना ये जो जिले हैं मध्य प्रदेश के, ये बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जलवायु यहाँ की कैसे पाई जाती है तो ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्म और शीत ऋतु में बहुत ज्यादा ठंडी देखने के लिए मिलती है। वर्षा की बात करें तो यहाँ पर 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आपको देखने के लिए मिलती है। देखो आपने मध्य भारत के पठार में देखा था अल्प वर्षा वाला क्षेत्र था, यहां पर लेकिन आपको उससे ज्यादा देखने के लिए वर्षा मिल रही है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो मैंने आपको बुंदेलखंड के पठार में बताया ये 5 पॉइंट। अब छठा पॉइंट क्या है? छठा पॉइंट है मिट्टी। यहाँ की मिट्टी कैसी होती है? मिश्रित मिट्टी होती है, न लाल होती है न काली होती है, इन दोनों का मिश्रण देखने के लिए मिलता है, इसीलिए इसे कहा जाता है मिश्रित मिट्टी। वनस्पति की बात करते हैं, आखिर पेड़ पौधे यहाँ पर किस टाइप के पाए जाते हैं तो तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, खेर और नीम। यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा होती है 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, खेर और नीम के पेड़। फसलें आखिर कौन सी है जो बुंदेलखंड के पठार में लाल पीली मिट्टी के अंदर पैदा होती है तो गेहूं है, ज्वार है और तिल है, ये जो है बुंदेलखंड के पठार में आपको देखने के लिए मिलती है। नदियों की बात करें तो बुंदेलखंड में आपको बेतवा, सिंध, धसान, उर्मिल और जामनी ये नदियां आपको देखने के लिए मिलती है। इनका बहाव आपको बुंदेलखंड के पठारी एरिया में देखने को मिलता है, जिसमें मुख्य रूप से बेतवा नदी के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। प्रश्न आपसे बन सकता है कि भाई बेतवा नदी का जो प्रवाह है या उद्गमन है ना, मध्य प्रदेश के कौन से प्राकृतिक विभाग में देखने के लिए मिलता है तो आपसे जिला नहीं पूछा जाए, उद्गमन क्षेत्र न पूछा जाए और पठार पूछ लिया जाए तो शायद हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। तो आपको याद रखना है बुंदेलखंड का पठार। खनिज की बात करें तो बुंदेलखंड के पठार में, पठारी क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे खनिज है जिनका उत्खनन होता है तो हीरा है, चूना पत्थर है। याद रखिएगा यहां पर जो क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर हीरा और चूना पत्थर, क्योंकि जो पन्ना है, पन्ना के बारे में आप लोग जानते हैं,
पन्ना में मुख्य रूप से हीरा का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश का एकमात्र, है ना, एक अधिकार वाला जिला जिसे हम लोग कहते हैं, जिसका एकाधिकार है। इसके अलावा और किसी जिले में आपको हीरे का, है ना, उत्खनन देखने के लिए नहीं मिलता है। चलिए, बुंदेलखंड के पठार में अगला पॉइंट और क्या है, तो हमारा अगला पॉइंट है सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा। भैया जब पठार है तो आप जानते हो, ये पठारी, मान लो ये जमीन है, ये समतल एरिया है और इसके ऊपर ये पठार बना हुआ सपोज, ठीक है। अब पठार में कोई हिस्सा बहुत ज्यादा ऊंचा भी हो सकता है और कोई नीचा भी हो सकता है। उठा हुआ हिस्सा है जमीन से, है ना, समतल से काफी उठा हुआ हिस्सा रहता है। तो यहाँ पर एक, है ना, चोटी है जिसका नाम है सिद्ध बाबा। सिद्ध बाबा क्या है, एक पहाड़ी है, ठीक है। सिद्ध बाबा किसी बाबा का नाम नहीं है, ठीक है। सिद्ध बाबा जो है 1172 मीटर, 1172 मीटर, नॉट किलोमीटर, राइट, याद रखिएगा, यानी 1.17 किलोमीटर हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, सिद्ध बाबा। अब यहां पर मैंने कहा था कि बेतवा नदी का प्रवाह है, तो बुंदेलखंड की गंगा, जैसे हम लोग गंगा, भारत की गंगा तो आप लोग जानते ही हैं गंगा कहां पर है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी गंगा नदी के नाम से जिसे संबोधित किया जाता है उसका नाम है बेतवा नदी। बुंदेलखंड की गंगा के नाम से जाना जाता है बेतवा नदी को। राज्य का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। भैया बुंदेलखंड में आपको यहां पर सूखा प्रभावित क्षेत्र, आपको ज्यादातर ये वाला पठार देखने के लिए मिलता है। यानी यहां वर्षा तो होती है लेकिन इतनी पर्याप्त नहीं होती है जितनी आवश्यक होती है। तो चलिए, आपने देखा बुंदेलखंड के पठार को, इसके पहले मध्य भारत के पठार को। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे तीसरे प्राकृतिक विभाग, दैट मीन्स मालवा के पठार की ओर। ये जो सारे पॉइंट है मैं आप लोगों को कवर कराने वाला हूं। अगर आप तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं, सिर्फ आप वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हो सकता है आगे बहुत सारे हमारे जो सीरीज आने वाली है और महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाले हैं, उनके नोटिफिकेशन आप तक न पहुंच पाए। इसलिए आपसे निवेदन है, आपका कोई 1 रुपए का भी खर्च नहीं होता है किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करने में, तो आप इतना संकोच न करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, ठीक है, जहां पर आपको एक वैल्यू मिलता है, एक काफी मेहनत के बाद कंटेंट दिया जाता है। चलिए ठीक है, तो यहां पर मालवा का जो पठार आपने देखा, मैं उसको 1 बाय 1 समझाने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। चलिए, मालवा के पठार के बारे में हम लोग 1 बाय 1 एक एक पॉइंट समझते हैं। स्थिति की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में आपको मालवा का पठार देखने के लिए मिलता है, यानी मध्य प्रदेश के मैप में पश्चिम दिशा की ओर। यहां पर 22 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 20 मिनट से 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अगर बात करें क्षेत्रफल की, तो भैया मालवा का जो पठार है सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाग में बड़ा प्राकृतिक विभाग है, ये सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाग है, ठीक है। अब यहां से एक महत्वपूर्ण फैक्ट बन जाता है, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग में सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, भैया मालवा का पठार सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाग है। इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए परसेंट में, तो परसेंट में 28% है और सब में बड़ा है। निर्माण आखिर कैसे हुआ, तो दक्कन ट्रैप की लावा वो बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ। अब भैया ये क्या दक्कन ट्रैप की लावा, भैया लावा आप जानते हैं जब ज्वालामुखी का उद्गमन होता है या विस्फोट होता है तो लावा निकलता है, और लावा निकलने के बाद में जब जमावड़ा हो जाता है और वहां पर जो चट्टाने हैं मतलब जमा होने के कारण कठोर चट्टाने बन जाती है, इसी प्रकार ये मालवा के पठार का निर्माण हुआ। आखिर मालवा के पठार में कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो पड़ते हैं, तो इंदौर है, देवास है, उज्जैन है, आगर मालवा है, रतलाम, धार और झाबुआ, ये सारे के सारे जिले आपको देखने के लिए मिलते हैं मालवा के पठार में, ठीक है। जलवायु आखिर कैसी है, तो यहाँ की जो जलवायु है समशीतोष्ण है, ग्रीष्म ऋतु में सामान्य गर्म और शीत ऋतु में सामान्य ठंडी। देखो इसके पहले हमने विषम देखा था, देखो आपके सामने कुछ ऐसे है ना जियोग्राफिकल वर्ड आ सकते हैं जिनसे आपको हो सकता है प्रॉब्लम फील हो, लेकिन मैं आपको हर एक वर्ड को इजी भाषा में बताने वाला हूं। तो भैया समशीतोष्ण का मतलब क्या होता है, गर्मी में सामान्य गर्मी पड़ेगी और ठंड में सामान्य ठंड पड़ेगी। तो आपने देखा मालवा के पठार के बारे में 5 महत्वपूर्ण पॉइंट। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट है वर्षा आखिर कितनी होती है मालवा के पठार में, तो 75 से 100 सेंटीमीटर, नॉट डिग्री, ठीक है। अगला है मिट्टी यहाँ की कैसी पाई जाती है, तो भैया यहाँ की एक विशेषता है ना, मालवा के पठार की मिट्टी होती है काली। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए जानना, क्योंकि यहां से प्रश्न बनना शुरू हो जाते हैं कि मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक विभाग में काली मिट्टी पाई जाती है, तो उसका आंसर होगा मालवा का पठार। वनस्पति कैसी है, तो वनस्पति शुष्क पर्णपाती है ना, शुष्क पर्णपाती, बबूल, पलाश और तेंदुपत्ता मुख्यतः देखने के लिए मिलते हैं। फसलें कौन कौन सी यहाँ पर मतलब कि पैदा होती है,
तो यहाँ पर सोयाबीन है, गेहूं है, कपास है, ज्वार है और मूंगफली। जनरली आपको इन फसलों का यहाँ पर उत्पादन देखने के लिए मिलता है। नदियों की बात करें तो चंबल है, क्षिप्रा है, पार्वती है, गंभीर है, खान है और माही है। ये सारी नदियों का उद्गमन आपको मालवा के पठार में देखने के लिए मिलता है, प्रवाह देखने के लिए मिलता है। अभी आपने चंबल को देखा था बुंदेलखंड में भी, तो भैया नदी कोई एक जगह तो रहते नहीं है। आपने देखा होगा कि इसका जो प्रवाह है यहां से वहां अलग अलग दिशाओं में भी आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए ठीक है, बढ़ते हम लोग फटाफट करके आगे की ओर। देखिएगा हमारा जो मालवा का पठार है उसमें और क्या खास आपको देखने के लिए मिलता है, तो इसे गेहूं की डलिया के नाम से जाना जाता है, बास्केट ऑफ व्हीट के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक विभाग को गेहूं की डलिया नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां पर गेहूं का उत्पादन, सोयाबीन का उत्पादन काली मिट्टी की वजह से ज्यादा होता है, तो मालवा के पठार को गेहूं की डलिया के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है, यहां पर भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि इस पठार के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, तो वो है मालवा का पठार। एक चीनी यात्री जब हमारे देश में आए थे, इतिहास की बात है, तो उसका नाम था फाइयान। इसने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु का दर्जा दिया था। यहाँ की जब जलवायु देखी गई तो यहाँ पर बहुत अनुकूलित जलवायु देखी गई, जितनी जो चीजों की जरूरत है ऐसा देखा गया, विश्व की श्रेष्ठ जलवायु का दर्जा दिया गया। ऊंचाइयों की बात करें तो ये जो पठार है, मान लो पठार किसे कहते हैं, तो जमीन से है ना उठा हुआ हिस्सा, ठीक है, मैंने बताया था। यहाँ पर एक चोटी है जिसका नाम है मान लो सिगार, ठीक है, एक चोटी है जिसका नाम है सिगार। अब ये जो सिगार चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 881 मीटर। कितनी है, 881 मीटर। दूसरी चोटी है जो इससे है ना थोड़ी सी छोटी है, उसका नाम क्या है, जानापाव। जहां से किसका उद्गमन होता है, जानापाव से। जानापाव एक पठार है, पर्वत चोटी है, पठार नहीं कहेंगे, चोटी कहेंगे, पर्वत की पर्वत चोटी है ना, या पहाड़ी कह लो, ठीक है, 854 मीटर है, ठीक है। और एक तीसरी है धजारी, जो इससे भी आपको छोटी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। ये क्या है, धजारी, जो 810 मीटर आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये तीन के बारे में मैंने आपको बताया, सिगार के बारे में, जानापाव के बारे में और धजारी के बारे में। आप इनको अच्छे से समझ ले, इनको याद कर ले, क्योंकि यहां से प्रश्न कई बार बन चुका है, सिगार से काफी प्रश्न बन चुके हैं। चलिए ठीक है, तो आप हमारी पीवाईक्यू सीरीज और एमपी जीके की परीक्षा दाम की जो थ्योरी बुक की जो सीरीज चल रही है ना, वो कंप्लीटली देखेंगे तो आप लोगों को पूरा सिलेबस लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मिलेगा। लेटेस्ट बुक आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, आपने क्या देखा, यहां पर मध्य भारत का पठार से लगाकर मालवा के पठार आपने पहले नंबर पर देखा, ठीक है। मध्य भारत का पठार, मैंने आपको 3 पठार के बारे में बताया। मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का, ठीक है, पठार। दूसरा मैंने आपको बताया यहां पर बुंदेलखंड का पठार, ठीक है, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। अभी आपको पीडीएफ के बारे में भी जानकारी दे देता हूं, कहां पर मिलेगी इस लेक्चर की पीडीएफ। इसके अलावा आपने देखा मालवा का पठार, मालवा का पठार, ठीक है, मालवा का पठार। ये जो 3 पठार है जिनको मैंने अभी आप लोगों को डिटेल में दिया, इसके अलावा हमारे 7 प्राकृतिक विभाग में हम लोग अगले पार्ट में, इस वीडियो के अगले पार्ट में 4 और समझने वाले हैं। उसके बाद इस टॉपिक के हम लोग एमसीक्यू भी लगाने वाले हैं। हम लोग इस चैनल पर कंप्लीटली एमपीजी के परीक्षा धाम बुक को, लेटेस्ट बुक को करा रहे हैं। साथ ही आप लोगों को करा रहे हैं हम लोग एमपीजी की जो लेटेस्ट परीक्षा धाम बुक है उसके एमसीक्यू को भी करा रहे हैं। पहले टॉपिक पढ़ते हैं एंड देन उसके एमसीक्यू करते हैं। इसके साथ ही अभी हम लोग जल्द सब्जेक्ट वाइज है ना ल्यूसेंट सीरीज भी शुरू करेंगे, जहां पर आपको बहुत इजी वे में चीजों को समझाया जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको समझ में आई होगी। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम पर आपको हमारा इस लेक्चर का पीडीएफ सेम टू सेम जो आपने अभी पढ़ा वो फ्री मिलेगा, फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। साथ में यूनिक इंस्टीट्यूट सनावत का ऑफिशियल जो ऐप है प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें, ताकि आप लोगों को वहां पर सारे सिस्टमेटिक लेक्चर और पीडीएफ एक जगह एक साथ मिलती रहे। चलिए ठीक है, फटाफट करके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे फेसबुक पेज को, हमारे एफबी पेज को फॉलो करना न भूले। वहां पर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, साथ में आप लोगों को फ्री पीडीएफ नोट्स और भी शॉर्ट्स, जीके शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोस